न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। नाभिकीय बल, ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है, 2 नंबर की आ जाती है। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, और कुछ प्रॉपर्टी भी बताऊंगा इसके, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, इसके आगे वाले भी टॉपिक बताते जाऊंगा। थ्योरेटिकल टॉपिक है, 1 या 2 डेरिवेशन है बस इसमें केवल, तो वो भी मैं कराऊंगा। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? देखो, सभी बच्चों को मालूम है, आराम आराम से समझना, सभी बच्चों को मालूम है कि एटम जो रहता है, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जो एटम रहता है उसका साइज 10⁻⁻10 मीटर का रहता है, और इस एटम का होल ऑफ द मास एंड होल ऑफ द चार्ज इसके सेंटर पर रहता है, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है ब्रदर। और इसका साइज कितना रहता है बच्चों? 10⁻14 बोल दो या -15 बोल दो, -15 या -14 कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो -14 लिख दी, 15 भी लिख सकते हो। तो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि किसी एटम का जो साइज रहता है वो 10⁻10 मीटर का रहता है, और उसका टोटल चार्ज जो रहता है या टोटल मास जो रहता है, टोटल चार्ज और टोटल मास उसके सेंटर पर सिचुएटेड रहता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज रहता है वो 10⁻14 मीटर का रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस फोर्स से बाउंड रहते हैं, जिस फोर्स से बंधे रहते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, और भी प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं इसमें, ध्यान से सुनते जाना। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने ये बताया था कि किसी परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का रहता है, और इस परमाणु का समस्त आवेश और समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र यानी नाभिक पर, उसके केंद्र यानी नाभिक पर केंद्रित रहता है। इसको हम बोलते हैं नाभिक, या उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है, उसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक जो रहता है उसका आकार 10⁻14 मीटर या 10⁻15 मीटर के आसपास रहता है। मतलब उसका आकार परमाणु के आकार से तो छोटा ही रहता है। नाभिक के अंदर 2 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, 2 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। जो बोलना चाहे वो बोल सकते हो। तो एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियन रहते हैं वो एक फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं, एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। उनको हम नाभिकीय बल बोलते हैं। नाभिकीय बल, न्यूक्लियन जो रहते हैं वो एक फोर्स के द्वारा बाउंड रहते हैं, एक फोर्स उन पर लगता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर, न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है, नाभिकीय बल जो रहता है, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ ना। न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है, नाभिकीय बल जो रहता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है, सुनते जाना ध्यान से, पूछ भी सकता हूँ। न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है, नाभिकीय बल जो रहता है, पहला तो ये हो गया आकर्षण प्रकृति का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का रहता है। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। ये क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। सेकंड पॉइंट, नाभिकीय बल प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सभी के बीच में लगता है। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियस फोर्स जो रहता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता कि पार्टिकल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है कि उस पर चार्ज है कि नहीं, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि देखो आप, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। ये तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, जबकि दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, तब भी लग रहा है। तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता या उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि पार्टिकल कैसा है, अनचार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है। बस इसको मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। तो नाभिकीय बल जो रहता है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। नाभिकीय बल अनावेशित कणों के बीच में भी लगता है और धनावेशित कणों के बीच में भी लगता है, बस नाभिक के अंदर होना चाहिए। फोर्थ नंबर, अगर मान लो सपोज करो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उन पर न्यूक्लियस फोर्स नहीं लगता, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन पार्टिकल है, तो उन पर अगर न्यूक्लियस फोर्स नहीं लगता, तो सभी को मालूम है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कूलॉम के हिसाब से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा लगता है?
हमेशा कौन सा लगता, रिपल्सिव फोर्स लगता, और न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता क्योंकि वो अनचार्ज पार्टिकल है। तो अगर मान लो रिपल्सिव फोर्स लगता तो सिंपल सी बात है कि नाभिक जो वो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन कभी ठहरता ही नहीं, बाहर निकल जाता। एक बार फिर सुन लो, नाभिक के अंदर अगर मान लो नाभिकीय बल नहीं लगता तो कौन सा बल लगता, प्रतिकर्षण बल लगता। और प्रतिकर्षण बल जब लगता है तो केवल एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता और दूसरा प्रोटॉनों को भी बाहर निकाल देता नाभिकीय बल, वो प्रतिकर्षण बल। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, न्यूक्लियस फोर्स जो रहता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब होता है डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से कम ही होना चाहिए तभी लगेगा। अगर कोई एटम या सॉरी कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर चला गया तो न्यूक्लियस फोर्स उस पर कभी नहीं लगता है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। नाभिकीय बल शॉर्ट रेंज बल होता है, लघु परिसर बल होता है। ये केवल 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरियों के लिए ही वैलिड रहता है। अगर दूरी इससे ज्यादा है तो नाभिकीय बल कभी भी नहीं लगेगा। अगला, न्यूक्लियस फोर्स जो रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा रहता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻39 टाइम्स ज्यादा रहता है। सबसे स्ट्रांग फोर्स जो रहता है इस यूनिवर्स में वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल का मान स्थिर विद्युत बल की तुलना में हमेशा 100 गुना ज्यादा रहता है, और अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में तो 10⁻39 गुना ज्यादा रहता है ये। तो ये सर न्यूक्लियर फोर्स की, इसकी न्यूक्लियर फोर्स की कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टी आप लिख के आ सकते हो। 2 नंबर में अगर मान लो डेफिनेशन आती है तो प्रॉपर्टी भी पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा तो आप कम से कम लिख के तो आएंगे। डेफिनेशन तो सिंपल है, छोटी सी है। ये सर हो गया। हाँ जल्दी बोलो। वो हाइड्रोजन परमाणु बम उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता जितना न्यूक्लियस होता है सर। क्या कह रहे हो? वो हाइड्रोजन परमाणु बम उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है सर। हाइड्रोजन परमाणु बम उतना पावरफुल नहीं होता न्यूक्लियस परमाणु बम होता है सर। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हाइड्रोजन परमाणु क्या कह रहे हो? बाद में, सबसे आप अभी सुन लो, नाभ बाद किस में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना है ना। 5 मिनट पहले छोड़ूंगा तब पूछ लेना, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। तो ओके नेक्स्ट सर। डेफिनेशन है आप, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके बाद रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट ये हो गया है ना, ये प्रॉपर्टी भी लिख के आना, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटा बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटा। किसी पदार्थ के नाभिक से विकिरण का स्वतः ही उत्सर्जन होना रेडियो एक्टिविटा कहलाता है। किसी पदार्थ के नाभिक से विकिरण का स्वतः ही उत्सर्जन हो जाना रेडियो एक्टिविटा कहलाता है। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है, जैसे कई सारे एलिमेंट जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोलिनियम है, वगैरह वगैरह, है ना, जिनके एटॉमिक नंबर मान के चलो 90 से कम ऊपर रहते हैं, 90 या 90 से ऊपर, जो बड़े बड़े एलिमेंट रहते हैं। यूरेनियम लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका यूरेनियम, यूरेनियम 92 234, थोरियम 90 230, एक्सेट्रा, बस दो होते हैं। ऐसे बड़े ऐसे एलिमेंट जो जैसे यूरेनियम है आपका, थोरियम है, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, टेक्नीशियम वगैरह। तो ये एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो अपने आप रेडिएशन को बाहर निकालता है, ये देखने को मिलता है। साइंटिस्ट जो बेकुरल, आपने नाम सुना होगा, बेकुरल साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट के न्यूक्लियस के को जब ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं, इसके न्यूक्लियस से कुछ इनविजिबल रेडिएशन निकलते हैं। जैसे मैंने बताया ना एक्सरे के बारे में आपको, एक्सरे क्या करता था, पता चलता था अपन को पता नहीं था एक्सरे है कि नहीं है। तो आप क्या करते थे, फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह लेते थे, फिर एक्सरे उसको इफेक्ट करने लगता था, ऐसा कुछ रहता था ना, ऐसे इस बारे। तो ये कुछ एलिमेंट रहते हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनका जो न्यूक्लियस रहता है वहां से इनविजिबल रेडिएशन निकलते हैं, और वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, या इनकी ऐसा बोल सकते हैं इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर रहती है वो हाई रहती है,
इसीलिए वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उन रेडिएशन को हम बैक्यूरल रेडिएशन कहते हैं, और या फिर इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। एक बार फिर सुनो, कुछ जो वैज्ञानिक जो था बैक्यूरल, उसने ये पाया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ जो परमाणु होते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ये ऐसा क्यों करते हैं। कुछ परमाणु जो रहते हैं, जैसे मान लो मैंने यूरेनियम का नाम लिया है, थोरियम का नाम लिया, ये परमाणु या अणु ऐसे होते हैं जिनका नाभिक जो रहता है वो विकिरण का स्वतः ही उत्सर्जन करता है, उनसे विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी विभेदन क्षमता बहुत उच्च रहती है। अगर आप इसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट को रखोगे तो इनसे क्या होता है, कुछ अदृश्य किरणें बाहर निकलती हैं, और वो क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनकी विभेदन क्षमता बहुत उच्च होती है। तो उन जो विकिरण आपके स्वतः ही ये उत्सर्जित कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव रेडिएशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बैक्यूरल रेडिएशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एक बार फिर सुने, डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एटम ऐसे रहते हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं, एग्जाम्पल पे यूरेनियम ले सकते हो, इनका न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है रेडिएशन का, मतलब अपने आप रेडिएशन बाहर निकलते हैं, वो बताते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, और बहुत बढ़िया किया। तो इनके इनके न्यूक्लियस से रेडिएशन जो रहता है वो बाहर निकलते हैं, अपने आप बाहर निकलते हैं। जैसे रेडिएशन कौन कौन से, जैसे अल्फा निकलता है, बीटा निकल रहा है, मान लो गामा निकल रहा है ना। और निकलता है तो क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। तो इनके न्यूक्लियस से जो रेडिएशन है उनका स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, और जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो रहती है वो हाई रहती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है जो किसी चीज को पेनिट्रेट कर दे। जैसे मैं आपसे बोलूं एक्सरे के बारे में, अब आप एक्सरे का यूज मेडिकल साइंस में क्यों करते हो, क्योंकि और बहुत जगह करते हैं मेडिकल साइंस में, क्या, क्योंकि एक्सरे क्या करता है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई रहती है, वो क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है, तो आपका पता चल जाता है कहाँ पर आपकी हड्डी फ्रैक्चर है। जब तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, जैसे मान लो कोई ये है, अब मान लो एक्सरे को यहाँ से पास करवा, वास्तव में अगर इसमें होल है तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा, एक्सरे एक्सरे अगर बारीकी से, बाकी की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती जाती है, थोड़ा सा वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाती है, वो इसको कह सकते हैं भेद नहीं पाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है विभेदन क्षमता, मतलब जो किसी चीज को भेद के निकल जाए, बाहर निकल जाए, होती है विभेदन क्षमता। तो यहाँ पर भी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई रहती है। गामा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई रहती है। गामा की पेनिट्रेटिंग पावर बीटा से 100 गुनी होती है, और अल्फा से 1000 गुनी ज्यादा हो रहती है। तो ये यहाँ पर रेडिएशन का अपने आप स्पॉन्टेनियस इमिशन रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, या फिर रेडियो एक्टिवता भी बोल सकते हैं हिंदी में। और ऐसे एलिमेंट जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले बैकुरल साइंटिस्ट जो था उसने क्या देखा कि यार कुछ जो रेडियो ऐसे थोड़ा ना पता चल गया, उसने तो ऑब्जर्व किया था। उसने क्या किया, इनको रखा, और रखने के बाद देखा ये तो यहाँ से रेडिएशन अपने आप निकल रहे हैं, और उसको ऐसे भी पता नहीं चला कि रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। उसने क्या किया, जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं वो इनविजिबल रेडिएशन है, अदृश्य है, इनकी वेवलेंथ तो बहुत कम रहती है अदृश्य की। तो इनविजिबल रेडिएशन है, उसने फोटोग्राफिक प्लेट को रखा, तो वहां से जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहे हैं, या वहां से भेद कर बाहर निकल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर आई है। तो इन रेडिएशन को बोलते हैं कौन से रेडिएशन बोलते हैं, बैकुरल रेडिएशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो एक्टिविता बोलते हैं। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई रेडियो एक्टिव प्रोसेस आप पढ़ते हो, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल या गामा रेज तीनों निकल रहे हैं। तो क्या क्या चेंज होता है उसके एटॉमिक मास में और एटॉमिक नंबर में, क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। कि जब भी कोई पदार्थ अल्फा को, बीटा को और गामा को बाहर निकालता है तो वहां पर आपको कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले
फर्स्ट नंबर है अल्फा कण का उत्सर्जन। अल्फा कण का उत्सर्जन, का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण का उत्सर्जन। मान लो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है, मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, यहाँ लिख देता हूँ। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स और यहाँ उसका एटॉमिक नंबर है जेड और ये एटॉमिक मास है। कई तो ये सोच रहे हो चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिख लेना। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं कुछ ज्यादा बता देता हूँ इसलिए शायद समझ में नहीं आता होगा। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। बस रेडियो एक्टिविटी की परिभाषा याद रखना, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से विकिरण का स्वतः ही उत्सर्जन होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। बस इतना लिखना है। और जो रेडियो ये जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। भाई इसको जो बता रहा है जिनसे ये रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये लिख देना है कि रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल का इमिशन भी देखने को मिलता है। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल का जब इमिशन देखने को मिलेगा तो उनके एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में क्या क्या चेंजेस आएगा वो हम देखते हैं। तो मान लो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, अल्फा कण बाहर निकल रहा है, तो बच्चों उसका एटॉमिक नंबर जो रहता है, एक तो एलिमेंट तो चेंज हो ही जाएगा, तो उसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो 2 से कम हो जाएगा और एटॉमिक मास जो रहेगा वो 4 से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाएगी। यही होता है, सभी को मालूम है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपको मालूम, कोई अगर एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो और यहाँ निकल जाएगा आपका कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ये चीज है। और एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 92 यूरेनियम 234। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ तो इससे तो क्या होने वाला है, 2 की कमी आ जाएगी, 90 हो जाएगा, थोरियम बन जाएगा, थोरियम का रहता है 90, 4 की कमी यहाँ आ जाएगी, 230 बन जाएगा और अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। अल्फा पार्टिकल को हीलियम भी लिख देते हैं, 2He4। देखो बैलेंस करो, 2 और ये 92 हो जाएगा, 4 और ये। अगर मान लो सपोज करो वहां से अल्फा की जगह मान लो बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ तो बीटा में भी 2 होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। कोई भी एक के लिए लिख देता हूँ, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। इसके बाद वाला टॉपिक है बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। तो बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 का चेंज आएगा। जब बीटा नेगेटिव निकला तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और बीटा पॉजिटिव निकला तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अभी बताएंगे इसको बाद में। तो बीटा कण का अगर उत्सर्जन हुआ तो परमाणु क्रमांक या तो 1 बढ़ जाएगा, 1 घट जाएगा। और बीटा नेगेटिव निकल रहा है तो 1 बढ़ जाएगा, बीटा पॉजिटिव निकल रहा है तो 1 कम हो जाएगा। जैसे मान लो एक एलिमेंट है आपके पास एक्स और जेड है, उसका एटॉमिक नंबर मान लो बीटा नेगेटिव निकला, कौन सा बीटा नेगेटिव, इधर ही लिख देंगे। तो पाई बन गया, तो जेड में 1 की कमी आ जाएगी तो जेड -1 हो जाएगा, जेड +1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए का 1। क्या निकल गया, बीटा नेगेटिव -1 B0, ऐसे लिखते हैं। बीटा नेगेटिव को क्या लिखते हैं, -1 B0, पॉजिटिव को क्या लिखते हैं, प्लस प्लस। ठीक है। बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। कई बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों सेम ही होते हैं, दोनों का चार्ज जो रहता है अपोजिट रहता है।
और मास नंबर सेम रहता है। चार, तो जब भी बीटा नेगेटिव निकलेगा तो ये 1 पड़ता है। देखो आप बैलेंस करके देख लो, -1 + 1 जेड आ जाएगा, और ये मिलके 0, बैलेंस हो गया। और जब भी गामा निकलेंगे तो गामा जेड है, तो गामा में कोई चेंज नहीं आता, ना तो उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आता है और ना ही उसके एटॉमिक मास में चेंज आता है। गामा रेडिएशन पार्टिकल होता है एक तरीके से, कोई चार्ज नहीं होता। तो गामा जब भी रेडिएशन बाहर निकलेंगे तो दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। सर ये ऐसे तो रेडिएशन फिर चार्ज इतने निकलते रहेंगे गामा से, निकलती रहे, फिर खत्म नहीं होगा सर। एनर्जी कम होती जाएगी ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कमी नहीं आएगी, लेकिन बाकी चीजें तो कमी होंगी ना। ये थोड़ी ना कि गामा निकलती जाए तो बाकी चीजें कम नहीं होगी, ये कम नहीं होगा। बाकी एनर्जी वगैरह में तो चेंजेस आता ही है ना। जब भी रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन तो होता ही है। जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा किस में बदल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी, जैसे मान लो गामा हो या बीटा हो या एक्स अल्फा हो, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाएगा। जैसे मैंने यूरेनियम को बोला, यूरेनियम थोरियम में बदल गया, तो वहां पर बदला, कुछ चेंज आया, लेकिन एनर्जी तो रिलीज हुई ना। ऐसे ही गामा में होता है, भले ये इसमें चेंज हो रहा है, मतलब गामा रेडिएशन बाहर निकल रहा है, लेकिन इनके दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एनर्जी तो रिलीज होती है। सर एनर्जी खत्म नहीं होती है सर एक समय पे सर? क्या क्या? एनर्जी खत्म नहीं होती है सर एक समय पे, एनर्जी खत्म सर? अरे एनर्जी इसलिए थोड़ी ना रहती है। और फिर दूसरा ये होता है कि प्रोसेस तब तक चलती है जब उसके पास एलिमेंट, जैसे मान लो एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो गया है, इसमें ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहेगी ना। ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई तो एलिमेंट खत्म हो जाएगा। सर यहाँ लेकिन एलिमेंट बदल नहीं रहा है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही रह रहा है, बस एनर्जी आप बोल रहे हैं निकल रही, तो एनर्जी तो कुछ लिमिट तो होगी, मतलब इतने के बाद फिर नहीं निकलेगी। नहीं, लिमिट कैसे मतलब? तो सर मान लिमिट, लो उस पे सर कुछ एनर्जी 50 है सर, निकलती निकलती तो कम तो होगी ना सर, कम ही नहीं होगी सर वो। देखो आपको एक चीज बताएं, हर एलिमेंट की एनर्जी, हर एलिमेंट की एक एक तरीके से ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। अब आपको पता है यार मुझे एक, जैसे किसी ने मुझसे पैसा, आपसे मैंने पैसा मांगा कि यार मुझे पैसा दे दो। आपको मालूम है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं उनको 1 करोड़ का 1 करोड़ दे दूंगा, तो मेरे पास तो फिर कुछ भी नहीं रहा। ना मुझे कोई पूछेगा, अभी घर में कोई बीमार हो गया, ना दवाई दारू पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी। तो आप क्या करोगे कि यार एक काम करते हैं, 1 करोड़ में से 30 लाख दे देते हैं, 70 लाख तो कम से कम मुझे चाहिए, आगे के फ्यूचर के लिए चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, है ना। दवाई का, तो ऐसा रहता है। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन को बाहर निकालता है तो तब तक निकालता है जब तक, जैसे मान लो ये कुछ निकाल दिया, लेकिन वो खुद बना रहे हैं, वो खुद अरे यार, खुद बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खुद खत्म हो जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो एक डेफिनेट पॉइंट तक, और एक की एनर्जी अलग अलग रहती है। अब ये भी नहीं बोल सकता मैं कि अल्फा निकलेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, क्यों नहीं बता सकता मैं? क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके होता है तो कब डिके होता है ये किसी को पता नहीं रहता। आपको मालूम है रेडियो एक्टिविटी का? आपको डिटेल में अगर आपने पढ़ा हो, मैं तो इसलिए नहीं समझाता डिटेल में क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। कोई भी रेडियो एक्टिव डिके की जब घटना होती है, रेडियो एक्टिव पढ़ा होगा आपने, तो रेडियो एक्टिव डिके की जब प्रोसेस होती है तो ये एक तो ये पता नहीं रहता कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब डिके होगा, कोई समय निश्चित नहीं है। 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, ये कभी किसी को नहीं पता रहता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रहता है वो कितना डिके होगा। दूसरा, ये भी नहीं पता रहता कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। नहीं सर, अब उसकी दर होती है ना, उसकी क्षय होने की सर, कुछ होती है ना, इतनी क्षय वो हो रहा तो है। डेरिवेशन होता है। पहली चीज तो सुनते हैं ना, एक तो ये पता नहीं रहता कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब डिके होगा। दूसरा ये होता है, मालूम है 800 से 1000 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है
जिसमें से 100 से 200 एलिमेंट केवल स्टेबल हैं, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल हैं। अब अनस्टेबल एलिमेंट हमेशा डिके होता है। जो स्टेबल रहते हैं उनकी डिके की प्रोसेस थोड़ी कम रहती है, वो डिके नहीं होते कभी। लेकिन जो अनस्टेबल एलिमेंट है, एक तो उनका समय निश्चित नहीं रहता कि वो कब डिके होते हैं, दूसरा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे वो भी नहीं पता रहता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा यूरेनियम से अल्फा को निकाल दो, तो ये बन गया। हो सकता है इससे अल्फा निकालना हो मुझे, तो कोई और एलिमेंट मिल जाए। हो सकता है उससे मैं अल्फा निकालूं तो कोई और एलिमेंट मिल जाए। तो हर एक पार्टिकल से जब अल्फा निकलेगा तो हर एक अपना अपना एनर्जी अलग अलग रिलीज करेगा। ये ऐसा नहीं है कि अपन ने यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट किया और अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो जितनी मान लो इसमें 60 जूल एनर्जी रिलीज होगी, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरे में कन्वर्ट होगा और अल्फा निकालेगा तो 60 जूल ही एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा फिक्स नहीं रहता है। वो कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है, वो डिपेंड करेगा उस एलिमेंट के ऊपर, सीधा सीधा। अब मान लो किसी साइंटिस्ट ने एक ही एलिमेंट के पीछे पड़ गया है या 10 एलिमेंट उसने ले लिए और उसी पे स्टडी करता रहा कि भाई कितने निकलेंगे, तो कोई भी बता सकता है। जैसे यूरेनियम, किसी तो आप यूरेनियम के पीछे पड़ गए, आपने कहा यूरेनियम थोरियम में बदलेगा, तो मैं देखता हूँ चाहे भले 1 साल हो जाए ये कब डिके होगा और दूसरा ये कितनी एनर्जी निकालेगा, तो आप पता कर सकते हो। बाकी किसी एलिमेंट में जब डिके होता है, कन्वर्ट होता है, तो ये आप बता नहीं सकते कब होगा। और दूसरा, अब आप उसी पर तुल गए हो कि भाई मुझे पता ही करना है, तो फिर पता कर सकते हो, किसी सीधा ने तो सीधा किया ये। ही होगा ना, साइंटिस्ट तो वैसे ही पागल होते हैं। हाँ पागल नहीं होते। साइंटिस्टों ने किया है, मैं बोलता हूँ साइंटिस्टों ने किया है, लेकिन हर एलिमेंट का अलग अलग रहता है सबका। ये अपन नहीं बता सकते कि कितना होगा, फिर तो ऐसे सबके लिए याद रखना पड़ेगा। तो एक सर उसका सर कुछ भी लास्ट, मतलब होता है ना, दर निकाल के प्रॉपर समय भी निकालते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब इतने समय में इतना वो हो रहा है, क्षय हो रहा है। हाँ वो होता है, लेकिन उसके लिए भी तो वैल्यू पता होना चाहिए ना। ऐसे हाँ, थोड़ी ना कि आप निकाल दोगे, हर एक के लिए एक जैसे थोड़ी ना रहती है। उसके वैल्यू तो लिए भी तो वैल्यू, ये होता है n बराबर n0 e की पावर माइनस का लेमडा टी। अब उसके लिए पता होना चाहिए ना सारी चीजें, कि कितना होगा लेमडा, कितना होगा टी, कितना होगा, सारी चीजें। ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको मैंने खड़ा कर दिया। ये कॉलोनी है ना, हमारी कॉलोनी, देखो इधर कॉलोनी, मेरा मेरा जो मकान है ना, ये मकान कॉर्नर का मकान है। एक रोड इधर है, एक रोड उधर है, और एक रोड इधर है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ खड़ा कर दिया अपने मकान के कॉर्नर पे, और मैंने आपसे कहा बोल गाड़ी किधर से आने वाली है। आप कैसे बताओगे किधर से आने वाली है? ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है, कब क्षय होगा क्या पता, कब डिके हो जाएगा, कब कितना, फिर कौन सी गाड़ी आने वाली है, तो वो भी नहीं पता रहता है ये। अब आप मान लो यहाँ बैठे और मैंने ये कहा कहाँ से नंबर ऑफ गाड़ियां ज्यादा आने वाली, इधर से आएंगी, किधर से आएंगी, इधर से आएंगी, अभी आप नहीं बता पाओगे। हाँ, आपने सोचा मैं 1 साल यहीं कुर्सी डाल के बैठूंगा और ये देखूंगा, काउंट करूंगा किधर से गाड़ियां ज्यादा आती हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली रोड ज्यादा चालू है, यहाँ से ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं, इधर से कम निकलती हैं, इधर से कम निकलती हैं। तो अप्रोक्सीमेशन ये बता सकते हो कि इधर से ज्यादा गाड़ियां आ सकती हैं। तो अपन ऐसे रेडियो एक्टिव में ये बता सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट इतने में, जैसे 2 घंटे में, 10 घंटे में, 50 घंटे में डिके हो ही जाएगा। 50 60 ऐसे लगा देते हैं अनुमान, पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते। क्या है इनमें, अगर डिटेल में घुसो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां होती हैं। बीटा डिके, बीटा डिके एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज बीटा डिके, बीटा 6 से आप क्या समझते हो बच्चों? बीटा डिके जो होता है वो 3 टाइप का होता है। बीटा डिके जो होता है वो 3 टाइप का होता है, और तीनों में आपको एक चीज याद कर लेनी है कि तीनों में, जो नाम लिखूंगा मैं तीनों, कि बीटा डिके 3 टाइप से होता है, बीटा 6 3 प्रकार से होता है, और तीनों में ही एटॉमिक मास कैपिटल ए सेम रहता है, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए सेम रहता है। ठीक है, देखो क्या क्या होता है फर्स्ट नंबर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक दो रिएक्शन भी लिखाऊंगा आपको,
वो भी आप लिख लेना। और उसमें क्या है, जो नोट्सों में मेरे हिसाब से रिएक्शन होगी नहीं, मैंने ऐसी लिख ली है, बना ली थी, तो आप उसको लिख लेना और अपने नोट्स में भी ऐड कर देना। ठीक है, पहला फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या बीटा नेगेटिव इमिशन लिखते हैं सीधा, इमिशन, बीटा नेगेटिव इमिशन। और बीटा नेगेटिव को बच्चों ऐसे लिखते -1 E0, कई बुकों में ऐसे भी लिखा रहता, -1 बीटा, ऐसे भी लिखा है। पहला ये, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था इस प्रोसेस में क्या होता है। देखो, एक एलिमेंट लेते हैं एक्स जेड ए, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने बाय जेड ए। अब देखते हैं -1 E0, इसको बीटा नेगेटिव इमिशन भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोल सकते हैं। देखो -1 आया है तो यहाँ +1 लेना ही पड़ेगा आपको, -1 आया है तो बच्चों +1 लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर निकलता है न्यूट्रिनो। क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। सेकंड नंबर, अभी मैं एग्जांपल भी लिखूंगा ना, पहले इनको लिख दूं, बीटा प्लस इमिशन। एक बार मैं समझा दूंगा। बीटा प्लस का मतलब 1 E0, या कई बुकों में ऐसा भी लिखा रहता है 1 बीटा 0। इसमें क्या होगा, जेड ए, फिर क्या होने वाला है, मैंने क्या किया, पहले इसको लिख लिया प्लस का 1 E0, पहले इसको लिख लिया। तो सिंपल सी बात है, ये बाई में कन्वर्ट होगा, +1 है तो यहाँ Z-1 हो जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। सही है, बैलेंस करा के देख लो, +1 -1, ठीक है। और यहाँ निकल जाएगा न्यूट्रिनो। थर्ड होता है कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण, प्रग्रहण। इसमें क्या होता है, एलिमेंट रहता है एक्स जेड ए, इसमें भी यही रहता है कि एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा -1 E0, तो मिल जाएगा आपको बाई Z-1, ये मिल गया कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर अपन ने जो लिखा है +1 E0 सर, ये पॉजिट्रॉन होगा सर? हाँ पॉजिट्रॉन। देखो मैं आपको एक 1 बाई 1 समझाता हूँ, पहले सुनना, फिर मैं इधर एग्जांपल लिखूंगा और वो आप क्या करना, वो नोट कर लेना और उसको लिख भी देना है। देखो बच्चों, बीटा डिके जो होता है, वो 3 प्रोसेस होती है बीटा डिके की। एक तो बीटा नेगेटिव इमिशन, एक बीटा पॉजिटिव इमिशन, एक कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा नेगेटिव इमिशन को इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव इमिशन को पॉजिट्रॉन इमिशन भी बोलते हैं। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहते हैं, दोनों के मास सेम रहते हैं, बट चार्ज जो रहता है वो अलग अलग रहता है। और थर्ड प्रोसेस होती है इसमें कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा क्षय जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, बीटा नेगेटिव उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, बीटा पॉजिटिव उत्सर्जन या पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, या इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण। तो जो तीनों चीजों में देखो, तीनों में अगर आप देखोगे, मास नंबर जरा ध्यान से देखना, एटॉमिक मास देखो जरा, ए, ए और ए, मतलब ए में कोई चेंज नहीं है, ए में चेंज कितना हो गया आपका, 0 हो गया, 0 हो गया। फिर उसके बाद ऊपर लिख देता हूँ, ए में चेंज कितना हो गया, 0 हो गया, 0। जेड में देखो, +1 -1 -1, मतलब डेल्टा जेड जो हो रहा है वो +-1 से चेंज हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम बीटा नेगेटिव इमिशन की। बीटा नेगेटिव इमिशन की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें एटॉमिक मास हमेशा सेम रहता है और एटॉमिक नंबर जो रहता है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। अभी और भी थ्योरी बाकी है, पहले इनको समझाऊंगा फिर इधर भी समझाऊंगा। बीटा नेगेटिव इमिशन में एटॉमिक मास सेम रहता है, परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन एटॉमिक मास जो रहता है, वो एटॉमिक नंबर जो रहता है, परमाणु क्रमांक जो रहता है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है, 1 से इंक्रीज हो जाता है। बीटा नेगेटिव इमिशन को इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। और बच्चों ये होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो अनचार्ज पार्टिकल होता है जिसका कोई मास नहीं होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें भी
कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, एक बार फिर बता देता हूँ, जब भी बीटा नेगेटिव या प्रोसेस होगी या बीटा नेगेटिव उत्सर्जन होगा या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, परमाणु भार में कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ न्यूट्रिनो निकलेगा जिस पर कोई आवेश नहीं रहता, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता और इस प्रोसेस में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। बीटा पॉजिटिव इमिशन जब होता है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से या पॉजिट्रॉन इमिशन होता है किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से, तो ध्यान रखना उसके एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ जाती है, लेकिन एटॉमिक मास जो रहता है वो सेम रहता है। पॉजिट्रॉन निकलेगा बाहर, ये होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ये भी कोई चार्ज वगैरह नहीं होता इसका, ना कोई मास होता है इसका न्यूट्रिनो का भी। तो यहाँ पर भी यही रहता है कि जेड में एक कमी आ जाएगी और ये क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। पॉजिट्रॉन उत्सर्जन में भी ऐसे ही रहता है। कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रकरण में ये प्रोसेस तब होती है या उन एलिमेंट में होती है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है वो लेस देन 1 है। ये प्रोसेस उन बीटा डिके की ये जो प्रोसेस है वो केवल उन एलिमेंट में रहती है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो हमेशा 1 से कम होता है। इसमें कुछ नहीं होता है कि जो एटम रहता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी के सेल में, एल सेल में और एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे उसके एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ जाती है और उसका एटॉमिक मास सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण केवल उन्हीं में लगता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होती है, यानी इनका जो रेशियो होता है वो 1 से कम होता है। इसमें कोई भी परमाणु, कोई भी अणु, कुछ भी बोल दो, वो इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में जो घूम रहा है उसको ग्रहण करता है और उसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है और ए उसका सेम रहता है। नेक्स्ट, इसी में देखो इसमें क्या होता है, पहली वाली प्रोसेस में बच्चों ये प्रोसेस होती क्यों है, ये प्रोसेस तब इसीलिए होती है जैसे रेडियो एक्टिव की प्रोसेस जो मैंने बता रहा था ना अभी आपको, वो प्रोसेस हुई या ये बीटा प्रोसेस हुई, अल्फा पार्टिकल की जो प्रोसेस बता रहा था। जनरली ये जो प्रोसेस होती है वो किसी एटम को स्टेबल बनाने के लिए करते हैं। एटम स्टेबल कब होता है, जब उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल हो जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो किसी एटम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे। समझ में आ रहा है। और मान लो किसी के पास प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रॉन में। जो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या लगभग बराबर हो जाती है तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व मैंने पिछले टर्म पे बताया था, उसमें बताया था कि जो हीलियम रहता है 2He4 और भी बताए थे, कार्बन जो रहता है जैसे 6C12, ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर रहता है वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं और उसकी बाइंडिंग एनर्जी भले ही वो छोटे हों, भले ही वो छोटे हों, वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो बीटा डिके की प्रोसेस या अल्फा डिके की प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस जब होती है तो वो केवल तभी होती है जब एटम को स्टेबल बनाना हो, आपको किसी परमाणु को क्या बनाना हो, स्टेबल बनाना हो, तब होती है। तो बच्चों इसमें देखो, पहले वाले में अगर आप देखोगे तो इसमें न्यूट्रॉन, इसके लिए फर्स्ट वाले भी बता रहा हूं, इसका एग्जांपल, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में बदल जाएगा, 1p1 माइनस का 1e0 प्लस। देखो न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन में। देख लो आप, बैलेंस करके भी देख लेना, -1 + 1 0 हो जाएगा और ये भी हो गया। तो न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन में, पहली वाली प्रोसेस में। इसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, जैसे मैंने लिखा बोरोन का 5b, कितना होता है इसका, 12 होता है बोरोन का, है ना। तो मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 7 है। न्यूट्रॉन कितने, 7 है, प्रोटॉन कितने हैं, 5 है। प्रोटॉन कितने, 5 है और न्यूट्रॉन कितने, 7 है। तो क्या करेंगे हम, एक इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6C12, देख लो आप, और माइनस का 1e0 प्लस, बैलेंस करा के भी देख सकते हो, -1 6
+5 आ गया, ये आ गया। तो देखो आप, प्रोटॉन कितने हो गए 6, न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 6, तो ये स्टेबल हो गया। ये पहले अनस्टेबल था, अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? 7 न्यूट्रॉन है, इसमें से इसको माइनस करो तो न्यूट्रॉन किस में बदल गया, प्रोटॉन में, 6 हो गई, न्यूट्रॉन भी 6 हो गई, तो ये स्टेबल हो गई। ऐसे ही दूसरे वाले में क्या होता है, सेकंड वाले में ये होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, 1p1 0n1 और +1 e0। देख लो बैलेंस करा के 1 1 1 हो गया और 0 1 1 हो गया। इसमें प्रोटॉन किस में बदलता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किस में बदलता है, न्यूट्रॉन। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम 12 23, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, 12 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 23 में से 12 जाएगा 13, 11 बचेगा। तो ये न्यूट्रॉन बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या लिखूं बोलो, सोडियम Na और ये हो जाएगा आपका 23 + 1 E0। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन किस में, न्यूट्रॉन में। समझ में आया जो बोल रहा हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो मैग्नीशियम 23, सोडियम ये कन्वर्ट हो गया। ज्यादातर एलिमेंट क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है। बाकी का ये तो है ही आपका, इसको तो ऐसे ही लिखना है। ये इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अब आपकी मर्जी, जो पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। जो भी आप पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। सर नाम 1 बाय 1 पूछ लो, जिससे क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ अबे आप पूछो लेडीज फर्स्ट सर, लेडीज फर्स्ट पूछो सर, एक गर्ल्स फर्स्ट। अरे लेडीज बोलेगा तो वो वैसे नहीं पूछेगी, वो कहेगी, बताओ लेडीज फर्स्ट। ओके सर। सर हाँ जी, तो जैसे जैसे अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो पॉजिट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करते न्यूक्लियस के अंदर, तो अपन ने बताया कैसे कि फिर एमिशन हो रहा है इनका। क्या कह रहे हैं, पॉजिट्रॉन क्या है। तो जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, अपन ने पढ़ा है पहले, तो अपन ने कैसे बताया कि इसमें एमिशन हो रहा है पॉजिट्रॉन का। पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ये प्रोसेस होती है तो कोशिश ये रहती है कि एटम आपका कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल हो जाएं। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर तो इक्वल तब होंगे जब कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो वहां से जो एलिमेंट बाहर निकलते हैं, जैसे किसी ना किसी को तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो होते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तब जाके ये एलिमेंट बाहर निकलते हैं। जैसे अपन बोल रहे हैं कि यूरेनियम है, यूरेनियम से थोरियम बना तो हीलियम बाहर निकला, जबकि जरूरी नहीं है कि यूरेनियम के अंदर हीलियम हो। तो यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्ट हुआ, तब वो एलिमेंट क्या हुआ, बाहर निकला, तब पता चलता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तब कोई ना कोई एलिमेंट तो बाहर निकलता है, जो जैसे अपन बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है सबके लिए बाहर, ऐसे कोई ना कोई एलिमेंट तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वो तब निकलता है पॉजिट्रॉन या जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी है ये उसके सर अंदर इसमें नहीं सेकंड रहते। इक्वेशन एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। ये वाला हाँ सेकंड जो वो मैग्नीशियम वाली लिखी है आपने, मैग्नीशियम एंड सोडियम की, तो एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा उस इक्वेशन को, रिपीट कर दीजिए सर। देखो, इसमें क्या होता है, सेकंड वाले में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये आपने बैलेंस कंडीशन में देख लो, 1 1 1 हो गया और ये हो गया 1 हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये मैग्नीशियम 23 है, 11 सोडियम ये। अब इसमें देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपके 12, ठीक है। और ये है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 23 में से ये गया 11 हो गया, 23 में से ये जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया आपके 11
और प्रोटॉन हो गए आपके 12। अब क्या हुआ, इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब एक प्रोटॉन यहाँ से चला गया, तो 11 रह गए। एक प्रोटॉन यहाँ से चला गया, 11 हो गए। और इसके पास कितने हो गए, 12 न्यूट्रॉन हो गए। देख सकते हो 12 न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 11 हो गए, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूट्रॉन हो गए आपके कितने, जैसे इस एलिमेंट में अगर मैं चेक करूं तो आपसे पूछूं तो आप कहोगे प्रोटॉन 11 हो गए और न्यूट्रॉन 12 हो गए। ओके सर ये पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे? आपने बताया था ना कि इक्वल होने मैंने चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, इस यूनिवर्स में 800 से इस यूनिवर्स में 800 से 1000 एलिमेंट है, जिसमें से 100 से 200 एलिमेंट बस केवल स्टेबल है। हर एलिमेंट स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। जैसे ये स्टेबल हो गया और ये नहीं हो पाया, जरूरी नहीं है कि ये स्टेबल हो जाए, वो उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे भी डिपेंड करता है। ओके सर। और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सर ये एक बार और समझा देना, मेरा नेटवर्क चला गया था। कहाँ चला गया था नेटवर्क? तो चले गया था सर। अच्छा, सही। कौन सा समझाना है, ये बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और क्या, इलेक्ट्रॉनों का प्रग्रहण, तीनों समझाओ, तीनों बार। तीनों को एक साथ समझा देता हूँ। तीनों में आप ध्यान से देखना, जो द्रव्यमान संख्या ए है वो अपरिवर्तित रहती है, और परमाणु क्रमांक संख्या जो होती है वो या तो एक बढ़ जाती है या एक कम हो जाती है। जब बीटा नेगेटिव का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक जो रहेगा वो एक से बढ़ जाएगा, और जब बीटा पॉजिटिव का उत्सर्जन होगा या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक कम हो जाएगा। और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण होता है, मतलब ये केवल तभी लगता है जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात एक से कम हो, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो, तभी लगता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से ग्रहण किया जाता है, जिससे उसका परमाणु क्रमांक एक कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल देखिए। चलो मिटाता हूं इसको। चलो देखो, रिवीजन क्लास में जो चीजें मैं कुछ बता चुका था, बहुत सारी चीजें नोट बना के लिखवा चुका था या थोड़ा डिटेल में बता चुका, वो ज्यादा गहराई से नहीं जा पाएंगे। जो मेन मेन है वो आपको बता देते हैं, और डेरिवेशन तो सारी बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए अगर फिर भी अगर समस्या आती है तो पूछ लिया करो, बैच के बाद में पूछ लो, या फिर कभी मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर आपको लगता है तो। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्वांटम इफेक्ट का डेरिवेशन भी है। उसके लिए मैं पहले मैसेज करूंगा बच्चों को कि मैं आज क्वांटम इफेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वांटम इफेक्ट का डेरिवेशन कम से कम मान के चलो 1 घंटा लेगा, और उसके लिए मैं क्लास जैसे एक दिन बता दूं, इन्फॉर्म कर दूंगा, 8 बजे से क्लास स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी छोड़ दूंगा 8:45 पे ही। 8:45 से उस दिन बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, 8:45 से पढ़ाएंगे 9:45 तक, तब जाके क्वांटम इफेक्ट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को नहीं आया है, समझ में नहीं आया होगा, या बहुत सारे बच्चों को रिवीजन भी करना होगा, टफ डेरिवेशन है थोड़ा सा। चलो आज तो हम स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको बहुत सारे बच्चों को पता है, समझ में भी आया होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण, जिसको पढ़ना है वो रुक सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, हो चुका है तो, है ना।
श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण। बच्चों श्रोडिंगर इक्वेशन बताने से पहले आपको वेव फंक्शन की डेफिनेशन आना चाहिए। तरंग फलन क्या है? हालांकि आगे चल के वेव फंक्शन आएगा आपका कि वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यूज होगा इसीलिए हम पहले ही पढ़ लेते हैं। तरंग फलन क्या है, वेव फंक्शन क्या है, उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ और ये टॉपिक खत्म करता हूँ आज जल्दी। वेव फंक्शन, तरंग फलन। वेव फंक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो किसी वेव की प्रॉपर्टीज को, उसके नेचर को और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि वो वेव किस नेचर की है, प्रोग्रेसिव है या स्टेशनरी है, या वो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्रोपोगेट कितनी होगी, ये सारी चीजें बताता है वेव फंक्शन। जैसे अपन लोगों की प्रॉपर्टी सामने पड़ोसी वाला बता देगा या आपके घर वाले बता देंगे हमारा लड़का कबाड़ी है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, वैसे ही वेव फंक्शन बता देता है कि ये वेव का बिहेवियर कैसा है ना, वेव का नेचर कैसा है, वो कैसा व्यवहार करती है, किस दिशा में जाती है, कितना आयाम है, ये कौन बताता है? उसका तरंग फलन। वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सीधा श्रोडिंगर इक्वेशन पे आता हूँ। वेव फंक्शन में इसलिए बता दिया कि इसमें यूज होगा। बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो 1925 में श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले डी ब्रोगली को टारगेट किया और ये बोला, डी ब्रोगली ने 1924 में ये बोला था कि किसी पार्टिकल के साथ एक ही वेव एसोसिएटेड होती है, और लेकिन 1925 में श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने ये बोला कि एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती है, बहुत सारी वेव एसोसिएटेड होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं वेव पैकेट। 1924 में जो डी ब्रोगली ने परिकल्पना की थी, हाइपोथेसिस जो दिया था, उसको टारगेट किया किसने? श्रोडिंगर ने, और ये बोला कि किसी कण के साथ एक तरंग संचरित नहीं होती, बहुत सारी तरंगें संचरित होती हैं, जिसको हम तरंग पैकेट का नाम देते हैं। ये सही भी थी। तो उसने फिर क्या किया कि डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी उसको, और प्लांक ने जो क्वांटम प्रिंसिपल दिया था उसको बेस मानकर, आधार मानकर एक इक्वेशन दिया किसी वेव फंक्शन के लिए, और उसको बोला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। एक बार थ्योरी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ कि 1925 में 1925 में जो वैज्ञानिक था श्रोडिंगर, उसने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और डी ब्रोगली की परिकल्पना को बेस मानकर, आधार मानकर एक तरंग फलन समीकरण दिया, जिसका नाम रखा श्रोडिंगर तरंग फलन समीकरण। तरंग फलन एक ऐसा फिनोमिना होता है कौन बताता है? तरंग फलन। और जो हम बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो श्रोडिंगर इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में केवल इतना ही डिफरेंस रहता है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम के साथ साथ पोजीशन पे भी डिपेंड करती है, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो केवल पोजीशन पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रहा है? दो दो प्रकार के श्रोडिंगर तरंग समीकरण होते हैं, एक काल आश्रित और एक काल अनाश्रित। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वो समय पर तो निर्भर करेगा, समय पर नहीं करता है। ठीक है, चलो दोनों एक जैसे ही है, मैं एक बताऊंगा ना, आप दूसरा खुद ही कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। सबसे पहले तो बच्चों को वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आना चाहिए। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। थ्योरी क्या है? बहुत है, सुनाने को इतनी है कि सुनाते रहो, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन ज्यादा सुना भी दो ना तो बच्चे सो जाते हैं, या फिर वो कहते हैं अरे यार ये तो फालतू लगे पढ़वाना कोई चीज। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है, एक विमीय
क्लास में अगर आप पढ़ोगे, 11th आपने पढ़ा होगा तो ये इक्वेशन जरूर पढ़ेंगे। और बच्चों इसका सॉल्यूशन जो होता है वो भी लिख दूंगा मैं। पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि y को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और y की जगह क्या लिखूंगा, साई लिखूंगा। तो लिख रहा हूँ साई, साई यहाँ पर वेव फंक्शन है, करंट फलन। साई को क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, करंट फलन, ठीक है भाई। बाई जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, वो भी तो यही बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ना, कुछ प्रॉपर्टी शो करता है ना कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो आप कहोगे कि वेव पॉजिटिव में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेव है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे y की जगह इसने साई का यूज किया है, और इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, साई बराबर a e की पावर माइनस का i t माइनस का x अपॉन v i ओमेगा, a e की पावर माइनस i ओमेगा t माइनस x अपॉन v। अब आप सोच रहे हो ये कहां से a की पावर माइनस i ओमेगा t माइनस, ये मैं नहीं बोलता, ये सॉल्यूशन है इसका। मान लो किसी को लग रहा है अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो आप इसका 2 बार डिफरेंशियल करें x के रिस्पेक्ट में, किसी का घर पे बैठना करना आराम से, और 2 बार करना t के रिस्पेक्ट में, और दोनों को यहाँ रख देना, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा। करके देख लेना इसका 2 बार, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में पढ़ाया था ना तब करके भी दिखाया था बच्चों को। इसका 2 बार डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना, 2 बार t के रिस्पेक्ट में करना, और इधर रख देना तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी करते हैं, साई बराबर, पहले इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो गई, एक्स पे भी डिपेंड कर रही है पोजीशन पे और टाइम पे भी कर रही है। अभी तो अपन को ये लेके चलना है, अभी मैं टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो, पहले तो सिंप्लीफाई कर दो, कितना कर सकते हो उतना। आई ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स अपॉन वी, साई बराबर ए ई की पावर माइनस का आई, 2 पाई न्यू का मल्टीप्लाई करो, 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई न्यू एक्स अपॉन वी। 2 पाई न्यू का मल्टीप्लाई इसमें किया है, 2 पाई न्यू का इसमें कर दिया, ये भी है। ई बराबर एच न्यू फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, है ई बराबर एच न्यू। हमें क्या है, इसको ई के टर्म में निकालना है, तो ई बराबर एच न्यू, तो क्या लिखेंगे, ई सर बराबर एच न्यू, ये है ना, लैम्डा लिख दिया लेकिन जरा आपने। ठीक है। हाँ बता दो यहाँ ई बराबर एच न्यू, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई बराबर एच अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू, लिख सकते हैं। 2 पाई का डिवाइड किया, 2 पाई का मल्टीप्लाई किया, एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बोलो, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, एच कट, एच अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको हम एच कट बोलते हैं, और जितनी भी डिस्कशन आप करोगे एच कट के फॉर्म में ही करोगे, इसलिए याद, इसको याद कर लेना। एच 6.6 10 की पावर माइनस 34 होता है, टू ही होता है, पाई 3.14 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.05 10 की पावर माइनस का 34 आ जाएगा, इसको एच कट बोलते हैं, एच कट। तो यहां से आ जाएगा ई बराबर एच कट 2 पाई न्यू, तो यहाँ से 2 पाई न्यू की वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई न्यू बराबर ई अपॉन एच कट, इसका काम हो गया 2 पाई न्यू का। आगे बढ़ते हैं, डी बराबर बताया था, लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी। पी की जगह मैं पी एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो वेव इक्वेशन है वो किसके लिए, एक्स डायरेक्शन में है, किस पे डिपेंड करेंगे, एक्स पे, एच अपॉन पी। फिर अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ना, न्यू अपॉन वी, न्यू अपॉन वी, क्या लिख दूं, यही आ जाएगा, चलो ठीक है मैं ही कर रहा हूँ। लैम्डा इक्वल टू आ गया, लैम्डा इक्वल टू वही एच अपॉन 2 पाई का डिवाइड किया, और 2 पाई का मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन पी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है,
अब यहाँ नहीं लिख पाया तो यहाँ से कर लेंगे। लैम्डा बराबर एच अपन पी होता है, एच का 2 पाई में डिवाइड कर 2 पाई का डिवाइड कर दिया, 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा, इसको एच कट लिखेंगे इनटू 2 पाई पी एक्स लिख देंगे। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद है, सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा। यहाँ सी की जगह क्या लिखेंगे, v, है ना। सी भी तो स्पीड होती है, वी भी स्पीड है, ये रिलेशन होता है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। रटना नहीं, क्योंकि हो सकता है नोट्सों में अलग हो या पिछली बार मैंने अलग समझाया हो। तो लेमडा को इधर ले आओ तो लेमडा बराबर आ जाएगा न्यू अपॉन वी। लेमडा इधर नहीं, लेमडा को इधर ही रहने तो वी अपॉन न्यू लिखते हैं, वी अपॉन लेमडा इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आना। ये रिलेशन होता है वी बराबर न्यू लेमडा, इसको इधर ले आएंगे। लेमडा की जगह ये रख दो, कितना आ जाएगा, वी अपॉन न्यू, लेमडा की जगह रख दिया, बराबर एच कट इंटू 2 पाई अपॉन में पी एक्स। अभी क्या करना है, पी एक्स को इधर ले आओ, एच कट को नीचे ले आओ, इनको ऊपर इधर ले आओ, तो 2 पाई न्यू अपॉन वी, ये इधर तो ये इधर, इधर कर दो पी एक्स अपॉन एच कट, ये वैल्यू यहाँ रख दो। आप सोच रहे हो मैं सिंप्लीफाई क्यों कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको। साई बराबर क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ए ई की पावर माइनस का आई, केवल इतना याद रखना है, एच अपॉन 2 पाई को एच कट बोलते हैं, ये पूरी पूरी यूनिट में ही चलेगा आपका। तो यहाँ से लिखेंगे अपन, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ए की बार माइनस आई, ए की बार माइनस आई, 2 पाई न्यू की जगह ई अपॉन एच कट, ई अपॉन एच कट इंटू टी माइनस 2 पाई न्यू अपॉन वी, 2 पाई न्यू अपॉन वी, पी एक्स अपॉन एच, पी एक्स अपॉन एच कट इंटू में एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा साई बराबर ए ई की पावर माइनस का आई, एच कट को भी बाहर निकालो, एच कट ई टी माइनस का पी एक्स इंटू एक्स। और यहाँ से आ जाएगा, उठा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा साई बराबर ए ई की पावर आई अपॉन एच कट माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो एक्स इंटू पी एक्स पहले लिख देते हैं क्योंकि वो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का ई टी। सर आई के अपॉन में एच कट कैसे आ गया सर? एच को कॉमन निकाल लीजिए ना अपन नीचे, तो सर आई में थोड़ा ना, आई तो पावर में है ना ई की। तो ये भी तो पावर में ही है, ये पूरा पावर में है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। पावर में है। ये यहाँ तक निकाल लिया, किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछो। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है केवल, और उसका सॉल्यूशन है, ये रहा सॉल्यूशन। अब इसको मैंने क्यों निकाला है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इस सॉल्यूशन को मैंने सिंपलीफाई करते 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 यहाँ तक ले आया, ये है सॉल्यूशन इसका। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा, व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, तो पहले डेफिनेशन लिख देना, ये कर देना, फिर लिख के आएगा साथ में टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, काल आश्रित या अनाश्रित, तो फिर वो भी करना पड़ेगा, दोनों में से एक है। इसको लिखो जल्दी से, बोलो मिटा दे, लिखना चाहो तो लिख देना, और आपकी मर्जी है, नोट्स तो पहुंचे ही होंगे। मैं तो इसको मिटाता हूँ, है ना। चलो अब हेडिंग डालते हैं टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हो सकता है नोट्सों में अलग तरीके से सॉल्व हो, या तो आप अपने हिसाब से कर लेना, है ना बस। अब आते हैं टाइम डिपेंडेंट पर। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, डाल देना आप टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। चलो
टाइम डिपेंडेंट में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो वी नो दैट लिख देना। थ्योरी तो एक दो लाइन की होगी, कंसिडर पार्टिकल मास वगैरह है ना, दिया वी नो दैट, हम जानते हैं, मालूम है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते तो आपको इतना जितना सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ वो टाइम डिपेंडेंट में अलग करना पड़ता, टाइम डिपेंडेंट के लिए अलग करना पड़ता। मान लो कभी एग्जाम में टाइम डिपेंडेंट ही आ गई तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, वी नो दैट, गलत नहीं करेगा वो आपका। लेकिन अगर मान लो सपोज करो आपने सॉल्यूशन किया ही नहीं, आपने तो वही वाला रट लिया जो स्टार्टिंग में किया था मैंने, तो फिर आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। टाइम डिपेंडेंट में कुछ नहीं करना, दो बार डिफरेंशियल करना है। एक बार करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा ए ई की पावर आई अपॉन एच कट, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन, ए ई की पावर में है पूरा का पूरा, ये ई की पावर में लिखा हुआ है, तो ये ई की पावर का डिफरेंशियल वही का वही होगा, एक्स पी एक्स माइनस ई टी इंटू इंटू फिर पावर का होगा, पावर का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो आई अपॉन एच कट तो होगा ही होगा, आई अपॉन एच कट तो होगा ही होगा, और इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी का वन तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस का ई आ जाएगा। ई की पावर का डिफरेंशियल वही होता है, और पावर का करेंगे तो बच्चों आई अपॉन एच कट को मत भूल जाना, इसका जीरो इसका ई हो जाएगा, तो डेल साई अपॉन डेल टी बराबर, इसकी जगह पर साई लिख सकते हैं, तो माइनस का आई ई साई अपॉन में एच कट, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, साई लिख देंगे, यहाँ लिख दिया साई, यहाँ फिर यहाँ से आ जाएगा ई साई बराबर, कितना आ जाएगा ई साई बराबर, इसको इधर ले आओ, एच कट अपॉन आई, इसको इधर ले आए, आई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से डेल साई अपॉन एच कट इधर आ गया, ये इधर आ गया, और यहाँ माइनस भी आ गया। मैंने बताया था वन अपॉन आई को हम आई अपॉन आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये माइनस आई भी लिख सकते हैं। वन अपॉन आई लिखा है तो आई का मल्टीप्लाई ऊपर आई का नीचे कर देंगे, और आई ऊपर आ जाएगा, आई स्क्वायर को माइनस वन लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तो ई साई बराबर हम लिख देते हैं, ई साई बराबर जो आई नीचे लिखा है उसको हटा दो, एड के परेशान करेगा आपको, एच वन अपॉन आई की जगह माइनस आई लिखेंगे तो माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, डेल से अपॉन डेल टी, एक वैल्यू तो ये आ गई। नहीं आपको मैसेज नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, आपको बोलना पड़ेगा, मुझे सुनाई नहीं देगा, मैं इधर देख रहा हूँ, पता चला आप मैसेज कर रहे हो, और इतना लंबा जोड़ा मैसेज करने में टाइम वेस्ट ना करें, आप तो मुझे बोल दो कि सर ऐसा है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल करो एक्स के रिस्पेक्ट में, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा है। ए यस सर, मालूम है, तो सर मेरे में अलग हैगा, आपने अलग अलग करा दिया, मेरे को तो अब समझ भी नहीं आ रहा। तो उससे मैंने क्या कहा था, उससे आप नोट्सों को लेके क्यों बैठे हो, नोट्सों को लेके मत बैठो, केवल यहाँ सीखो कैसे करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसे आपके नोट्स में एक्स के रिस्पेक्ट में पहले है, मैंने टी के रिस्पेक्ट कर दिया, तो आप नोट्सों को देखोगे ना वही का वही, तो फिर दिक्कत आएगी समझने में, इसलिए उसको मत देखो, केवल इसको पहले सीखो कैसे कर रहे हैं, मिलेगा आपको यही, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मिल जाएगा। जैसे मैंने नोट्सों में एक्स के रिस्पेक्ट में पहले कर दिया है, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में, उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता है, ठीक है। ए ई की पावर का करो आई अपॉन एच कट एक्स पी एक्स माइनस का ई टी, ई की पावर का डिफरेंशियल उतना ही होगा, फिर पावर का करो, पावर का करेंगे तो कितना आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक तो आई अपॉन एच आना ही है, आई अपॉन एच कट, कट मत भूल जाना, कट लगाना, कट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का वन, आई अपॉन एच कट तो आएगा ही आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स का वन, इसका जीरो, फिर वही काम करना है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, साई लिख देंगे, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स बराबर, इसकी जगह साई लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा साई आई पी एक्स अपॉन एच कट, इसकी जगह साई लिख दिया,
फिर इसको साई को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो पी एक्स इंटू साई कितना आ जाएगा, पी एक्स इंटू साई बराबर पी एक्स इंटू साई। इसको उधर ले जाओ, एच कट अपॉन आई, इसको उधर लेके आई को नीचे, डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो यहां से आ जाएगा पी एक्स इंटू साई एच कट आई, 1 अपॉन आई लिखा है, और 1 अपॉन आई की जगह लिखते हैं माइनस का आई, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, आई यहाँ आ जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स। कुछ नहीं करना होता, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, एक बार एक्स के करो, और फिर क्या करो, पी एक्स इंटू साई की वैल्यू निकालो, ई साई की निकालो। क्यों निकाला है ये अभी बताते हैं। we know that total energy of particle equal to kinetic energy plus potential energy। कण की कुल ऊर्जा जो रहती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा रहती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है, 1/2 mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया v से, जो नोट्स में डिनोट किया है वो v से किया है, v से ही मैंने किया है। उसका कारण क्या है कि v के टर्म में कई बार पूछता है कि प्रूव दैट द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, लिख देगा, और वह वहां लिखा रहता है v। अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि v क्या है, तो v है पोटेंशियल एनर्जी। देखो m का मल्टीप्लाई ऊपर को, m का मल्टीप्लाई ऊपर किया, m का नीचे किया, तो क्या लिखेंगे इसको बच्चों, फॉर्मूला m इंटू वी को p लिखते हैं, p की जगह px लिखना पड़ेगा मुझे। क्यों, क्योंकि मैंने मोमेंटम जो लिया है, जो संवेग लिया है वो x डायरेक्शन में लिया है, क्योंकि वेव इक्वेशन आपकी x डायरेक्शन में, ये देखो x डायरेक्शन में, x पे डिपेंड भी कर रही है, x डायरेक्शन में, तो इसलिए m इंटू वी को px लिख दिया है, और v टोटल एनर्जी ये आ गई। डायरेक्ट आप इस स्टेप को ना लिख के ये भी लिख सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट, साई का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, इधर भी किया इधर भी किया, साई 2m प्लस का v साई, साई का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। चलो मिटाता हूं उधर का, मिटा देते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब क्या करना है आपको, साई वैल्यू रखो, यहाँ से दो वैल्यू निकाल सकते हैं, ई साई, इसलिए तो ई साई निकाला था, क्योंकि यहाँ रखना है। ये आ जाएगा आपका एच कट आई डेल साई अपॉन डेल टी बराबर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। इसको कैसे लिखेंगे, 1/2m पी एक्स स्क्वायर इंटू साई को लिखेंगे पी एक्स इंटू साई, ये लिख दिया। पी एक्स स्क्वायर इंटू साई को दो बार लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का वी साई, इसकी वैल्यू आपने रख दी है, वी साई की वैल्यू वो भी रख देंगे, सॉरी वी साई तो है नहीं, तो वी साई को वी साई लिखेंगे, इसकी रख देते हैं। रखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच कट आई डेल साई अपॉन डेल टी बराबर 1/2m पी एक्स। कहाँ गया पी एक्स की वैल्यू, ये रहा, साई साई दोनों साइड से हटा दो, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस का एच कट इंटू आई, पी एक्स साई साई हटा दिया, तो कितना आ गया, एच कट इंटू आई डेल अपॉन डेल एक्स इंटू पी एक्स इंटू साई, पी एक्स इंटू साई की वैल्यू ये लिखा हुआ है, माइनस का एच कट इंटू आई डेल साई अपॉन डेल एक्स, उसको हटा देता हूं, तो यहां से आ जाएगा प्लस का वी साई, सारी वैल्यू रख दी। फिर क्या लिखेंगे, एच कट इंटू आई डेल साई अपॉन डेल टी बराबर 1/2m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच कट इंटू एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का, देखो आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा एच कट का स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशियल कर दो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और वी साई। अगर मैं इसी को 3D के लिए लिखूं तो 3D के लिए तो क्या लिखूंगा, 3D के लिए
3D के लिए हो जाएगा h कट i डेल साई अपॉन डेल टी h स्क्वायर अपॉन 2m। 3D के लिए तीनों आ जाएंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और सभी बच्चों को मालूम है इसको हम डेल स्क्वायर लिखते हैं प्लस का v साइन। और फ्री पार्टिकल के लिए लिखें तो फ्री पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, जिस पर कोई वर्क नहीं होता है और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क कहां से होगा, और वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। मुक्त कण के लिए लिखोगे तो बल का मान शून्य होगा, बल शून्य होगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, और कार्य का शून्य होगा इस वैल्यू का शून्य हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे और ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, तो फ्री पार्टिकल के लिए ये टाइम डिपेंडेंट था। टाइम इंडिपेंडेंट तो और सिंपल है, जो मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया वो भी नहीं करना है आपको, बस टी के वो सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में तो करना है, टी के नहीं करना है। टाइम इंडिपेंडेंट अगर करोगे ना, नोट्सों में दिया है, तो उसमें आपको टी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, केवल किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। और सॉल्व कर लेना उसको, आप खुद से कर लेना। कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हो। नेक्स्ट दिन का इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो, शर्माने वाली बात नहीं। और आगे कुछ पूछना है क्या? सर उस वाले में टी वाले में पी एक्स निकलेगा उसमें? उसमें केवल एक, हाँ पी एक्स इंटू साई निकलेगा केवल। है ना, वो वाला 0 हो जाएगा, पी एक्स वाला निकलेगा। केवल पी एक्स इंटू साई निकलेगा, बाकी कुछ भी नहीं निकलेगा। पी साई नहीं निकालना है उसमें। ओके सर। सर कल की क्लास की टाइमिंग, कल होगी क्लास? नहीं कल नहीं है, कल क्या है, थाटीपुर वाले बच्चों की रखी है क्लास। थाटीपुर में एक ही क्लास एक्स्ट्रा होगी ना, है ना? हमारी नहीं रखी। नहीं आपकी नहीं रखी है, नेक्स्ट संडे को देंगे। ओके सर। या तो टेस्ट होगा या फिर क्लास होगा, जैसा इनपुट कर लेंगे। ओके सर।